नमस्कार। आदिवासी कला के स्वरूप पर आज दूसरा भाग आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आदिवासी शिल्प कला को उसके वर्तमान स्वरूप के आधार पर दो समूहों में रखा जा सकता है: पारंपरिक आदिवासी शिल्प और अपारंपरिक आदिवासी शिल्प। आदिवासी पारंपरिक शिल्प कला में आदिवासियों द्वारा अनुष्ठान एवं उससे संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बनाई जाने वाली शिल्पाकृतियाँ आदि सम्मिलित हैं। बनाए जाने के आधार पर आदिवासी पारंपरिक शिल्पकला को भी दो खंडों में विभक्त किया जा सकता है। ये शिल्पकृतियाँ जो आदिवासी अपने उपयोग हेतु स्वयं सहज उपलब्ध सामग्रियों से तैयार करते हैं और घरेलू आवश्यकताओं को पूर्ति की जाती है। इनमें मुख्यतः आदिवासी चित्र, मनकों एवं प्राकृतिक रेशों के बने गहने, काशीदाकारी, एप्लिक एवं बुनाई आदि सम्मिलित हैं। वे शिल्पकृतियाँ जो व्यावसायिक शिल्पी समुदाय जैसे कुम्हार, लोहार, धातु शिल्पी आदि द्वारा अपेक्षाकृत जटिल तकनीकी प्रक्रियाओं द्वारा आदिवासियों के उपयोग हेतु बनाई जाती हैं। आज शहरी बाजारों में लोकप्रिय हो रहे आदिवासी शिल्पकला का बहुत बड़ा भाग इसी समूह से आता है। इनमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आदिवासी शिल्पकला समूह। अपारंपरिक आदिवासी शिल्प समूह में वे सभी प्रकार की शिल्प विद्याएं सम्मिलित हैं जिनका प्रचलन आदिवासी शिल्प के शहरी बाजारों में विक्रय हेतु बनाए जाने के साथ विकसित हुआ। भारत में लोग आदिवासी कला को शहरी बाजारों में बेचकर वैकल्पिक आय के साधन के रूप में विकसित करने का आरंभ 1960 के दशक में हुआ, जब बिहार में भीषण बाढ़ के कारण बेघर और बेरोजगार हुए लोगों को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु मधुबनी जिले के लोक चित्रकारों के बनाए चित्रों को सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम नई दिल्ली के माध्यम से बेचे जाने के प्रयास भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की सांस्कृतिक सलाहकार श्रीमती पुपुल जयकर की पहल द्वारा आरंभ हुआ। इसी समय पहली बार महाराष्ट्र के वारली आदिवासी के बनाए चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई और आदिवासी कलाकारों एवं शिल्पियों हेतु एक नए व्यावसायिक युग का सूत्रपात हुआ। इसका ये अर्थ नहीं कि आदिवासी सामुदायिक व्यवस्था में हस्तशिल्प वैकल्पिक आय के साधन के रूप में प्रचलन में नहीं थे। 1915 में प्रकाशित अपनी पुस्तक ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया में आर.वी. रसेल एवं राय बहादुर हीरालाल ने लिखा है कि बैगा आदिवासी पुरुष बांस की चटाइयों एवं टोकरियां बनाकर गांव के साप्ताहिक बाजारों में बेचते हैं। अर्थात आदिवासी सामाजिक व्यवस्था में अतिरिक्त समय में हस्तकौशल के प्रयोग से उपयोगी वस्तुएं तैयार कर उनसे वैकल्पिक आय करने की सोच पहले से मौजूद थी। भारत के कुछ प्रमुख आदिवासी शिल्प परंपराएं। आदिवासी अपने स्वभाव से कलाप्रिय होते हैं। नृत्य गान तो जैसे उनके खून में शामिल होता है। वे अपने शरीर, घर और उपयोगी वस्तुओं को बहुत ही कलात्मक ढंग से सजाते संवारते हैं। शिल्पकला की दृष्टि से भारतीय आदिवासियों को 4 समूह में रखा जा सकता है। पहला समूह उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जहाँ से आदिवासी शिल्प के बारे में कम जानकारी उपलब्ध है और वे शहरी बाजारों में भी बहुत कम दिखते हैं। दूसरा समूह उत्तर पूर्वी भारत के राज्य, जहां आदिवासियों में कपड़ा बुनाई एवं हस्तशिल्प की समृद्ध परंपरा है, जिनमें बांस एवं बेंत से बनी वस्तुएं, फर्नीचर, मोती मनकों से बने गहने, कोयल पॉटरी, लकड़ी से बनी मूर्तियां एवं कटलरी आदि प्रमुख हैं। तीसरा समूह है भारत के मैदानी इलाके, जो दक्षिण भारत तक फैले हैं। आदिवासी हस्तशिल्प के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यही समूह है और वर्तमान आदिवासी शिल्प के बाजार में इसी समूह की भागीदारी सबसे प्रमुख और प्रभावशाली है। चौथे समूह में दक्षिण भारत के राज्य आते हैं, जहां आदिवासी शिल्प की दृष्टि से लंबाडी बंजारा, टोडा आदिवासियों द्वारा बनाई जाने वाली काशीदिकारी एवं आदिवासी धातु शिल्प प्रमुख हैं। आगे हम लोग अगले अंक में कच्ची मिट्टी के गारे से बनाए जाने वाले उभारदार भित्ति अलंकरणों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के कड़ी यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।